नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंडियन पॉलिटी, और टॉपिक होगा आज का जो आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इस ये 19 एक्ट आया था 1993 में, ये थोड़ा दिमाग में रखना। और बाई एक्ट जब आता है तो वो चीज़ होती है स्टैटूटरी स्टेटस रखती है, जो स्टैटूटरी बॉडी है। बाई आर्टिकल आएगी, अगर बाई आर्टिकल अगर आती है संविधान में, अगर मैंशनड है अनुच्छेदों में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 में बनी थी। एक्ट था कौन सा आपका 1993 का। स्टैटूटरी स्टेटस है, हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है ना। पेरिस प्रिंसिपल था, उसको फॉलो किया था इसने, याद रखना यूनाइटेड नेशन के पेरिस प्रिंसिपल था, उसको फॉलो किया था। और इसमें क्या होता है, आपके टोटल मिला के 6 मेंबर होते हैं, चेयरमैन होता है और 5 मेंबर्स अलग से होते हैं। ये याद रखना, पेरिस में क्या हुआ था अक्टूबर 1991 में, जो आपकी क्या थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थी, उसने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन आपका कौन सा वाला, आपका 48134। कब किया था, 20 दिसंबर 1993। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है, जैसे लिखा है यहाँ पे, जो मेंशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन में बाय आर्टिकल, और ये मेंशन नहीं होती है। दूसरा है भाई कि यहाँ पर जो होता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसमें चेंजेस अगर लाना है तो बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। और ये जो होता है ये बाई पार्लियामेंट क्रिएट होता है, हालांकि ये भी बाई पार्लियामेंट होता है, पर इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आपका, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंपॉर्टेंट बॉडीज़ आती हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन आता है आर्टिकल 280 में, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन आता है 324 में। कैग आता है आपका, कैग जो आता है आपका वो आता है आर्टिकल 148 में आता है। यूपीएससी की बात करें 315 टू 323 में आ जाता है। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की बात करें सेवी बाई एक्ट 1992। एनएचआरसी की अगर बात करें तो आपका आया था एनएचआरसी एक्ट 1993। यूआईडीआई डीएआई जो था ऐसे 2008 या 2010 है, यूआईडीएआई एक्ट जो था 2009 का है, 2009 का ही है कि यूआई, ठीक है ना। यूनिक, जिसे बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका कौन सा एक्ट था यार ये, यूआईडीएआई एक्ट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये एक्ट 2016 का, ठीक है ना। सेवी बताया था 92 का है, ये 93 का है, ये लिख लेना 2016 का है। बाकी आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 280 में डिस्कस है फाइनेंस कमीशन, 324 में आपका ये 280, ठीक है ना, 280, 324 कैग 148, यूपीएससी 315 टू 323, ये आ जाता है आपका, ये याद कर लेना। अच्छा, ये पेपर में पूछा गया था भाई कि जो आपका पटवारी के पेपर में पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जब आपका किस दिन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में बदल दिया था किसको, तो देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था फंक्शन कमीशन विद द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रॉम द 1946 अंटिल इट वाज रिप्लेस्ड बाय। तो एक ओवरऑल फ्रेमवर्क तैयार कर रखा था आपका यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द ह्यूमन राइट्स को, इस नाम से। बाद में जाके क्या हुआ, 2006 में इसका नाम ह्यूमन राइट बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल रख दिया गया था। 15 मार्च 2006 को ये डेट पूछी हुई है। और इसकी जो बोल सकते हैं किसकी सब्सिडरी एयरलाइन से ये, तो इकोसॉक का है, जो यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल का, ये आप याद कर लेना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज अपॉइंटेड एज टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि देखो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो क्या होता है, लॉ ऑफिसर होता है किसका, गवर्नमेंट का, ठीक है ना। तो एज अ एडवोकेट ही ये करता है, प्रस्तुत करता है, बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जब फंसती है गवर्नमेंट, तो ये केस लड़ता है। तो बिल्कुल इसके जो बोल सकते हैं क्वालिफिकेशन होती है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होती है, ये बिल्कुल सही है। द अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव द सच रेम्युनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन। सैलरी वगैरह नहीं दी जाती, और ना ही पार्लियामेंट, अब सैलरी तय कौन करेगी, पार्लियामेंट, पर इसके रेम्युनरेशन तय कर दिए जाते हैं पर केस के हिसाब से, वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है ना। कितना इसे मेहनताना में दिया जाएगा प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। तो सेकेंड वाला गलत हो जाता है, ओनली फर्स्ट इज द राइट, ठीक है ना। आर्टिकल 76 हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री होता है। 76 में मैंने बताया था कि जो आपका क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है बाई प्रेसिडेंट होता है, और जो क्वालिफिकेशन होती है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के, एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसकी तरफ से होती है। टर्म्स ऑफ द ऑफिस होती है एजी की, नॉट फिक्स्ड होती है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे अभी कौन है आपके साथ से, अभी कौन है, वेंकट रमन, आर वेंकट रमन है आपके, वेंकट रमन, ठीक है ना, ये है आपके, ठीक है ना। इससे पहले जो के वेणुगोपाल थे, अब उनकी एज लगभग लगभग मान के चलो वो आपकी 90 क्रॉस थी, तो नहीं कोई यानी कि टर्म ऑफ द ऑफिस फिक्स नहीं होता, कोई एज फिक्स नहीं होती, ये याद रखना है। ये सिंपल सी बात है, आपका जो होता है
प्रेसिडेंट जो होता है ना, प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट कर सकता है, पूरी तरीके से प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, जब उसे लगेगा वो हटा देगा इसे। तो लिखा हुआ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड द ग्राउंड फॉर हिज रिमूवल, नहीं है। सी मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, या ही मे बी रिमूव, ठीक ना, प्रेसिडेंट किसी टाइम भी हटा सकता है। रेजिग्नेशन किसको दे सकता है, प्रेसिडेंट को दे सकता है। और देखो ये भी रिजाइन करता है, अगर देखो गवर्नमेंट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर रिजाइन करती है या रिप्लेस होती है तो ये भी रिजाइन कर लेगा, ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। अच्छा, ड्यूटीज़ क्या क्या होती है भाई, तो एडवाइस दे सकता है गवर्नमेंट को, ये पढ़ लेना यार, ठीक है ना, पढ़ लेता हूँ चलो। टू गिव द एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन द सच लीगल मैटर्स, टू परफॉर्म द सच अदर ड्यूटीज इन अ लीगल कैरेक्टर ऑफ द असाइंड टू द हिम बाय द प्रेसिडेंट, टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड बाय हिम, कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। अब देखो असाइंड क्या होता है, देखो ये अपेयर हो सकता है, टू अपेयर ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द केसेस, इन ऑल द केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट के केस के बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है, किसी भी हाई कोर्ट में भी हो सकता है। और किसके तहत, देखो जो रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 के थ्रू, ठीक है, हाई कोर्ट में पेश हो सकता है ये। अच्छा, चीफ जस्टिस की अगर बात करें, चीफ जस्टिस का जो बोल सकते हैं जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो बाई प्रेसिडेंट होती है, अलग से चीज जाती है, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में ये आपका है। क्वालिफिकेशन क्या होती है, मस्ट बी, अभी देखो यही अटॉर्नी जनरल की भी होती है, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 5 years और द एडवोकेट इन फॉर द 10 years, ये याद रख लेना। मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये याद कर लेना आप लोग। ओथ एंड अफर्मेशन, जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीजीआई किसके सामने लेता है, प्रेसिडेंट के सामने लेता है, ये याद रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो कमीशन सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, द यूनियन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं करता, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती, ये सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल, ये सही है, ये पूछा हुआ है, ये सही हो जाएगा। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम 1927, 1927 नहीं था, 1926 में फॉर्म्ड हुआ था। टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज 7, 7 कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे, ठीक है ना। तो आर्टिकल देखो पार्ट 14 में डिस्कस होता है आपका यूपीएससी, आर्टिकल 315 टू 323 आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल के अंतर्गत काम करती है, फॉर्म हुई थी 1926, ये याद रखना, ली कमीशन उसका रिकमेंडेशन था। और पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका था ये बना था 26 अक्टूबर 1950 को, ठीक है ना। उसके अलावा बोल सकते हैं चेयरमैन एंड सम अदर मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कितने होंगे, ठीक है ना। टर्म ऑफ द ऑफिस भी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, और वैसे कितना है 6 ईयर और 65 ईयर्स है चेयरमैन और मेंबर्स का। रिमूवल भी प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, और यूपीएससी का जो एक्टिंग चेयरमैन होता है वो किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू क्या होता है, अपॉइंट होता है, कुछ कंडीशन होती है, लिखा व्हेन द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन इज वैकेंट, खाली हो, व्हेन द चेयरमैन इज नॉट एबल टू डू हिज जॉब और इज अब्सेंट। आर्टिकल 323 में ये लिखा हुआ है कमिटी जो सबमिट करेगी रिपोर्ट वो किसको करेगी, प्रेसिडेंट को करेगी, यही बताया था मैंने। बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं करती, प्रेसिडेंट को करती है। और कमीशन सजेशन आर एडवाइजरी इन द नेचर। आर्टिकल देखना पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन द स्टेट्स, ये सर्विसेज आता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका 312 जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं आपकी, एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस और फॉरेस्ट, ये 3 आ जाती हैं आपकी। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन 315 टू 323 तक जाता है, आप इन्हें पढ़ सकते हो, सारे आते हैं इसमें, आपका यूपीएससी आ जाता है, एसपीएससी आता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आ जाता है। अच्छा, असर्शन लिखा हुआ है वोट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे आचार संहिता इज टू बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टी एज सून एज एन इलेक्शन इज अनाउंस्ड, बिल्कुल सही है। आचार संहिता कब से लागू हो जाती है, जिससे अनाउंस्ड होता है और जब तक यानी कि चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं आता, तब तक लागू रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। उस समय क्या होता है कि आपके सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये कोई नहीं रहता, ठीक है ना, सारी पावर ब्यूरोक्रेट्स के पास चली जाती है, तो सही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं करती, इसको बनाती है इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324। सो गलत हो जाता है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बता चुका हूँ, ठीक है। देखो ये लिख लेना, द एमसीसी जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है इज ऑपरेशनल फ्रॉम द डेट दैट द इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड टिल द डेट दैट रिजल्ट आर अनाउंस्ड, तो कब से, जब अनाउंस्ड होती है आपकी क्या डेट, और दूसरा कब तक, जब तक रिजल्ट अनाउंस्ड होता है तब तक ये एमसीसी आपका चलता है। नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। अभी जो आपके कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल हैं कैग की अगर बात करें तो वो है आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हाँ गिरीश चंद्र मुर्मू, हाँ ठीक है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू है आपके भी। तो लिखा हुआ कैग कैन अटेंड द सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, कर सकता है,
ठीक है ना, पर वो केवल अकाउंट्स से रिलेटेड जो मामले होते हैं उनसे रिलेटेड कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा हुआ तो गलत कर देता हूँ मैं। द जुडिक्शन ऑफ द कैग इज को एक्सटेंसिव विद द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, नहीं इसकी पावर असीमित नहीं होती, याद रखना, यूनियन गवर्नमेंट जैसी नहीं होती। कैग सिर्फ किन मामलों के लिए होता है, अकाउंट्स के मामलों के लिए होता है, तो ये भी गलत हो जाता है। आंसर बनेगा नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा लिखा हुआ है द कैग सिटिंग ऑन द कमिटी ऑन द पब्लिक अकाउंट्स की कर सकता है और ऑडिट कर सकता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को, आर्टिकल 267 जैसे बोलते हैं आप आकस्मिक निधि। पब्लिक अकाउंट भी कर सकता है, अपॉइंटमेंट होता है बाय प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 148 में क्या जिक्र है, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं भाई, तुम्हारा सॉलिसिटर जनरल होता है जो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट की मीटिंग में बैठ सकता है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। लिखा द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैन नॉट अटेंड द सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इसके अलावा द फॉलोइंग आर द मेंबर हु कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ये नहीं कर सकता, ठीक है। अटॉर्नी जनरल नहीं कर सकता, सॉरी कैग नहीं कर सकता, कैग नहीं कर सकता, हाँ ठीक है, कैग नहीं कर सकता, बस पब्लिक अकाउंट के मामले में कर सकता है, बस खत्म बात। अच्छा नेक्स्ट आता है द कैग कैन रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो देखो हटाने से आसान नहीं होता, देखो जैसे मैंने बताया था अटॉर्नी जनरल आप हटा सकते हैं, अपॉइंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी। इसको हटाना वैसा हटाना होता है जैसे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाना होता है, ये आप याद करें। उसके अलावा ठीक है, कोई एक्सटेंसिव पावर नहीं होती, सारी पावर किससे रिलेटेड होती है, फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड होती है इसकी पावर, ठीक है। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ द बॉडी इज द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, आप जानते हैं कि जब आपका क्या था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था, तो कब आया था, एक्ट आया था 2005 में, तो पता लग गया कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी स्टेटस रखती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाय द आर्टिकल आती है, क्वासी जुडिशियल होती है, अर्धन्यायिक जो फैसले ले सकती है किसी मामले में, जैसे जैसे आपकी कौन सी एनजीटी नेशनल ग्राउंड ट्राइब्यूनल है, तो वो दोषी करार दे सकती है क्योंकि उसका खुद जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, एक रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। एग्जीक्यूटिव बॉडी बाय गवर्नमेंट फॉर्म्ड होती है, ये थोड़ा दिमाग, जैसे नीति आयोग वगैरह होगी आपकी। तो इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था 2005, उसके थ्रू बना था, कब बना था, 12 अक्टूबर 2005 को, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 5 ईयर्स और 65 ईयर ऑफ एज होती है, जो पहले हो जाए। रिपॉइंटमेंट नॉट एलिजिबल, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, और किसकी रिकमेंडेशन होगी, प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन, लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट। सैलरी जो होती है वो जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती है वैसे इनकी भी होती है, ठीक है ना। और कंपोजिशन देखें तो चेयरमैन और 2 इन्फॉर्मेशन कमीशन होते हैं और मेंबर 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब वजाहत हबीबुल्ला जो थे फर्स्ट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे आपके, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अभी जो आपके हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अगर बात की जाए तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा, इनका नाम याद कर लेना, ठीक है ना। ये अभी CIC हैं आपके। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 में भाई, ठीक है ना। लिखा हुआ है द एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं करता, पार्लियामेंट डिसाइड करती है एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1951 फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो था ये 6 अप्रैल को बन गया था, ठीक है ना, अपॉइंटेड हो गया था 1952 में, केसी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये सही है आपका, 1951 में बना था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन फॉर एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। अभी 15वां लगा हुआ है आपका 2022 से 2027 तक। चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट नहीं की जाती, प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है, याद रखना। तो ये हो जाता है आपका गलत, तो आंसर जो होगा 2 and 3 ओनली। तो ये पढ़ लेना, देखो 5 ईयर्स के लिए होता है, 1951 में बना था, ठीक है ना। और एलिजिबिलिटी जो डिसाइड करती है पार्लियामेंट करती है, चेयरमैन जो बोल सकते हैं रिपोर्ट सबमिट करता है वो प्रेसिडेंट को करता है। कंपोजिशन जो होती है वो होती है चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं, टोटल मिला के 5 होते हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। करंट फाइनेंस कमीशन कौन है, 15th है आपके, कौन, नंदकिशोर सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI की अगर बात करें तो कौन सा सही नहीं है। लिखा हो नाउ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, नहीं, अब होम अफेयर्स के अंतर्गत काम नहीं करती, मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल के अंतर्गत काम करती है, तो ये हो जाता है गलत, यही आंसर हो जाएगा। बाकी एक क्या है, प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी इंडिया की, बिल्कुल सही है। संथानम जो कमेटी थी 1962-64 के आसपास थी, तो वो बोल सकते हैं संथानम कमेटी का रिलेशन किससे था, करप्शन को रोकने से था, तो बिल्कुल सही है। CBI उसी के थ्रू आपकी क्या होती है, उसको पावर मिलती है, और CBI इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी सही है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है,
हाँ ठीक है। सही है। तो ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कब बनी थी? 1963 में, होम ऑफिस में थी, बाद में जाके पर्सनल में आ गई थी आपकी। और प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है संथानम कमेटी 1962-64 सही है। और किसके अंतर्गत काम करती है? जरूर याद रखना, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो था 1941, ये बोल सकते हैं विजिलेंस केसेस थे, ये सीबीआई के साथ मर्ज हो गए थे। हाँ, पर एक चीज़ याद रखना, देखो किसके तहत काम करती है, तो ये आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, उसके तहत काम करती है 1946 के थ्रू। और ये प्रोवाइड करती है अपने असिस्टेंस को, उसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और लोकपाल को। जोनल काउंसिल की अगर बात करें, लिखा हुआ है तो जोनल काउंसिल टोटल मिला के 6, 5 पहले, बाद में 5 पहले बनी थी जो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट था 1956 का, और एक बनी थी 1971 में नॉर्थ ईस्ट वाली। तो लिखा हुआ तो जोनल काउंसिल आर द स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल सही है, एक्ट बाई एक्ट आती है। एक्ट 1956 का था और एक एक्ट था आपका 1971 का, तो बिल्कुल सही है, ये आंसर हो जाता है आपका सही। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, बल्कि कौन होता है? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, होम मिनिस्टर होता है, याद रखना, चेयरमैन। और जो आपका वाइस चेयरमैन होता है वो होता है कि जैसे मान लो कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड किस में आता है? सेंट्रल में आता है, याद रखना है, सेंट्रल जोनल काउंसिल में आता है, नॉर्थ में नहीं आता है, उत्तर वाले में नहीं आता, सेंट्रल में आता है। तो अगर मान लो उत्तराखंड में मीटिंग हेल्ड होनी है इस बार, तो फिर जो उत्तराखंड के सीएम होंगे जैसे पुष्कर सिंह धामी है, तो वो क्या हो जाएंगे? वाइस चेयरमैन घोषित हो जाएंगे 1 साल के लिए। तो ये बोल सकते हैं आपका क्या आता है, बोलते रोटेशन वाइज हो जाता है आपका, ठीक है ना, 1-1 साल के लिए दी जाती है। तो ये गलत हो जाता है। ऑल जोनल काउंसिल आर इंडिया इज स्टेबलाइज अंडर द स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956, नहीं बता तो नॉर्थ ईस्ट वाली 71 में फॉर्म हुई थी। तो आंसर जो सही है यहाँ पर, करेक्ट वाला पूछा हुआ है ना, तो केवल फर्स्ट वाला, ठीक है। तो 1956 बता दिया। दूसरा 1971 में ईस्टर्न काउंसिल जो आई थी, ठीक है। जोनल काउंसिल की अगर बात करें, शुरुआत में 5 थी। नॉर्थ जोनल काउंसिल हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, और एनसीआर रीजन आता है दिल्ली का, चंडीगढ़ आ जाता है, सेंट्रल में आ जाता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 4 आ जाते हैं। ईस्टर्न में आ जाता है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। वेस्टर्न में आ जाता है आपका गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। सदर्न में आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो फॉर्म हुई थी 1971 में, उसमें आ जाता है आपके क्या? मणिपुर, आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में क्या आ जाता है? सिक्किम आ जाता है। अब लिखा while the forming these zonal zones several factors have been taken into the account which include the natural division of the country, the river system, ये सारे आ जाते हैं, कम्युनिकेशन आ जाता है, कल्चर, लिंग्विस्टिक एफिनिटी आ जाती है, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है, एक एडवाइजरी बॉडी, ये थोड़ा दिमाग में रखना, चेयरमैन जो होता है यूनियन होम मिनिस्टर होता है, और वाइस चेयरमैन जो होता है, तो मैंने बताया था स्टेट इंक्लूडिंग ईच जोनल हैज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल फॉर द जोन बाय रोटेशन आ जाता है। सीएम जो होता है वो चुना जाता है। इसके अलावा मेंबर जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर होगा प्रत्येक राज्य का, 2 अदर मिनिस्टर्स होंगे नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, और यूनियन टेरिटरी से भी 2 ही लिए जाएंगे, ठीक है ना। और क्या होता है? एडवाइज़र देख लो कौन कौन से होते हैं, नीति आयोग हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया, ये सारे आपके होते हैं। तो देखो नॉर्थर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न, ये पहले बन गया था 1956 में। उत्तराखंड किस में आता है? सेंटर में आता है। और नॉर्थ ईस्टर्न 1971 में बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये 280 में इसका जिक्र है, फाइनेंस कमीशन का। 324 में इलेक्शन कमीशन आता है। यूपीएससी 315 to 323 आता है आपका। नीति आयोग है आपका, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बाय गवर्नमेंट फॉर्म हो रखी है। तो आंसर ये होगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में नीति आयोग आ जाएगा आपका। ठीक है ना। नीति आयोग कब बना था? किसकी जगह ली थी? प्लानिंग कमीशन की, बोल सकते हैं 1 January 2015। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है नीति आयोग 65 साल बाद, जब प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ तब बना था। फर्स्ट वाइस चेयरमैन जो थे अरविंद पनगड़िया थे। चेयरमैन तो नरेंद्र मोदी चल रहे हैं तब से 2014 से अब तक। तो चेयरमैन तो नरेंद्र मोदी, और अभी जो आपके बोल सकते हैं वाइस चेयरमैन है वो सुमन बेरी हैं। और अभी जो आपके बोल सकते हैं सीईओ वो कौन है? परमेश्वरन अय्यर है। इससे पहले शायद से अमिताभ कांत थे, ठीक है ना। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।